तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम सबने सुना तो है। अक्सर घरों में पूजा पाठ या नए कंस्ट्रक्शन के समय इसका जिक्र होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ नियम है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? हमारे पास एस.एन. पांडे की संकलित की हुई एक बहुत ही विस्तृत गाइड है, वास्तु समस्याएं और समाधान। और आज हमारा मकसद है इस गाइड की मदद से ये समझना कि वास्तु असल में है क्या। क्या हमारे घर की दीवारें, दरवाजे, दिशाएं सच में हमारे स्वास्थ्य, पैसे और रिश्तों पर असर डाल सकती हैं? बिल्कुल। और यही सबसे दिलचस्प बात है। जब लोग वास्तु सुनते हैं ना, तो कई बार इसे सिर्फ अंधविश्वास या कुछ तोड़-फोड़ से जोड़ लेते हैं। लेकिन इस गाइड के मुताबिक ये ऊर्जा, दिशाओं और 5 तत्वों मतलब जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश के संतुलन का एक प्राचीन विज्ञान है। ये एक तरह से आपके घर की ऊर्जा का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के 3 सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। घर की 16 दिशाएं और उनका हमारे जीवन पर असर, फिर घर का मुख्य द्वार जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और घर के अंदर कुछ खास एनर्जी फील्ड्स या ऊर्जा क्षेत्र। बढ़िया। तो मतलब हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी समझेंगे कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए फिर इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा घर हमारे जीवन को कैसे शेप कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं घर के अंदर की बनावट से, मतलब 16 दिशाओं से। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि घर का कोई भी कोना बेकार नहीं है। हर एक दिशा का एक खास मकसद है, एक खास काम। इसे आसानी से समझने के लिए क्यों ना हम इसे जीवन के कुछ जरूरी हिस्सों में बांट लें, जैसे कि पैसा और करियर। ये शायद सबकी पहली चिंता होती है। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर हम समृद्धि या करियर की बात करें, तो सबसे पहले जिक्र आता है उत्तर दिशा का, नॉर्थ। इसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। ये सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि नए अवसरों की दिशा भी है। इसके पीछे का तर्क ये है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, और वास्तु मानता है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे शुद्ध प्रवाह है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिशा को खुला और साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर कोई भारी सामान या गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी ब्लॉक ना हो। गाइड में रंगों का भी जिक्र है। यहाँ लाल या पीले रंग के लिए मना किया गया है। इसका क्या कारण है? देखिए, उत्तर दिशा का तत्व है जल, और लाल और पीला रंग अग्नि तत्व के प्रतीक हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप पानी वाली जगह पे आग लगा देंगे तो क्या होगा? पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, मतलब ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ नीले, हरे या सफेद जैसे पानी या आकाश से जुड़े रंग इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। यहाँ किचन या टॉयलेट बनाना तो वास्तु की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि किचन की आग और टॉयलेट की निकासी दोनों ही इस क्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। ये तो हुई अवसरों की बात। लेकिन जो पैसा आता जाता रहता है, मेरा मतलब है कैश फ्लो, उसके लिए भी कोई खास जगह है? बिल्कुल, उसके लिए है दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं। इसका तत्व है अग्नि। आग का काम है बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। जैसे आग खाने को ऊर्जा में बदलती है, वैसे ही ये दिशा आपके पैसों को गति देती है, मतलब कैश फ्लो को बनाए रखती है। यहाँ नीले रंग से बचने को कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग पानी का है जो आग को बुझा सकता है ना? अगर किसी का पैसा बाजार में फंसा हुआ है या कैश फ्लो धीमा है, तो स्रोत में एक बहुत सरल उपाय बताया गया है। इस दिशा में एक लाल बल्ब लगा दें, ये उस अग्नि तत्व को और ताकत देता है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब हर नियम के पीछे एक तात्विक लॉजिक है। अब करियर और पैसों से हटकर सेहत पर आते हैं। आज के दौर में तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है। एकदम सही कहा आपने। इसके लिए वास्तु में उत्तर उत्तर पूर्व एनएनी दिशा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये स्वास्थ्य और इम्यूनिटी का जोन है। गाइड में एक दिलचस्प बात लिखी है कि अगर आप अपनी दवाइयां इस दिशा में रखते हैं, तो उनके असर करने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर उन्हें बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। इसके पीछे शायद ये विचार है कि ये एक हीलिंग या उपचार की ऊर्जा वाला क्षेत्र है। ये तो एक छोटा सा बदलाव है जो कोई भी कर सकता है। और मानसिक शांति, तनाव या डिप्रेशन के लिए? मानसिक स्पष्टता के लिए उत्तर पूर्व दिशा है, एनई, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। यह देवों की दिशा मानी जाती है, जहां से सबसे सात्विक ऊर्जा आती है।
यह ध्यान, पूजा या नई सोच के लिए सबसे अच्छी जगह है। और जहां तक तनाव से मुक्ति की बात है, तो उसके लिए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा है, WNW। यह डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। ये सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन से भी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर इस जगह पे कबाड़ या क्लटर जमा हो, तो व्यक्ति अपनी पुरानी बातों या दुखों से बाहर नहीं निकल पाता। तो एक तरफ ईशान कोण हमें अच्छे विचार दे रहा है और दूसरी तरफ WNW हमें बुरे विचारों से मुक्त कर रहा है। एक तरह का मानसिक संतुलन बन गया। अब आते हैं सामाजिक जीवन और रिश्तों पर। हम अकेले तो नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, और वास्तु इसका भी ध्यान रखता है। पूर्व दिशा, ईस्ट, जहां से सूरज उगता है, वो सामाजिक संबंधों की दिशा है। ये हमें समाज से जोड़ती है। इसीलिए यहाँ ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, जहां आप मेहमानों से मिलें और आपके सामाजिक संबंध मजबूत हों। वहीं रिश्तों की गहराई, खासकर पारिवारिक रिश्तों के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा है, SW। ये कौशल, स्थिरता और रिश्तों का जोन है। यहाँ पर पूरे परिवार की एक खुशहाल तस्वीर लगाने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं। तो संक्षेप में घर एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, जिसका हर अंग, चाहे वो शिक्षा का कोना हो, मतलब पश्चिम दक्षिण पश्चिम, या मनोरंजन का पूर्व उत्तर पूर्व, अपना एक खास काम कर रहा है। कुछ भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है। तो हमने घर के अंदर के नक्शे को तो समझ लिया, लेकिन इस घर में ऊर्जा आएगी कहां से? मुझे लगता है अब हमें घर के सबसे जरूरी हिस्से पर बात करनी चाहिए, मुख्य द्वार पर। गाइड में पढ़कर मैं हैरान था कि 32 अलग अलग तरह के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। हाँ, और यही वास्तु का सबसे गहरा और शायद सबसे जटिल हिस्सा है। सोचिए, एक ही दिशा में, मान लीजिए उत्तर में, आपका दरवाजा कुछ फीट बाएं या दाएं होने से उसका प्रभाव पूरी तरह बदल सकता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हर मुख्य दिशा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, एक बड़ा सा गेट है, और उस बड़े गेट के अंदर 8 छोटे छोटे अदृश्य दरवाजे हैं। इन्हें ही N1 से N8, E1 से E8 और इसी तरह गिना जाता है। इनमें से कुछ दरवाजे देवता के हैं जो शुभ फल देते हैं, और कुछ असुर के जो परेशानियां लाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल उठता है। एक आम इंसान ये कैसे पता लगाएगा कि उसका दरवाजा N3 पर है या N4 पर? ये तो बहुत तकनीकी लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। इसके लिए एक वास्तु विशेषज्ञ घर के केंद्र से एक सटीक कंपास रीडिंग लेता है और पूरे घर का एक नक्शा बनाता है, जिसे डिग्री मैप कहते हैं। उसी से पता चलता है कि आपका दरवाजा 360 डिग्री में से किस डिग्री पर आ रहा है। लेकिन यहाँ हमारा मकसद ये समझना है कि दरवाजे का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए उत्तर दिशा का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए, क्या उत्तर दिशा में कहीं भी दरवाजा होना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ा मिथ है। उत्तर दिशा के जो 8 भाग हैं, उनमें से बीच के 2 यानी N3 और N4 को सबसे शुभ माना गया है। N3 धन और N4 विरासत में मिली संपत्ति लाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस दिशा का सबसे संतुलित और ऊर्जावान हिस्सा है। लेकिन अगर आपका दरवाजा थोड़ा खिसककर कोने में यानी N1 या N2 पर चला जाए, तो N1 अनावश्यक डर पैदा कर सकता है और N2 पड़ोसियों या रिश्तेदारों से ईर्ष्या का कारण बन सकता है। सोचिए, बस कुछ फीट का अंतर और नतीजा कितना अलग। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है कहना काफी नहीं है। अब दक्षिण दिशा की बात करते हैं, जिसे लेकर लोगों में बहुत डर होता है। अक्सर लोग साउथ फेसिंग घर लेने से बचते हैं। क्या ये डर सही है? ये एक और बहुत बड़ा मिथ है जिसे ये गाइड तोड़ती है। दक्षिण दिशा हमेशा बुरी नहीं होती। असल में S3 और S4 प्रवेश द्वार प्रसिद्धि और सफलता के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पब्लिक लाइफ में हैं, जैसे अभिनेता, नेता या मीडिया पेशेवर। दक्षिण दिशा का संबंध प्रसिद्धि, मान्यता और ब्रांड वैल्यू से है। लेकिन हाँ, इसी दिशा में S6 नाम का प्रवेश द्वार सबसे नकारात्मक माना गया है, जो गरीबी और कर्ज का कारण बन सकता है। तो दिशा बुरी नहीं है, दरवाजे का सटीक स्थान बुरा या अच्छा हो सकता है। इसका मतलब है कि हर दिशा में अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव वाले दरवाजे मौजूद हैं। पश्चिमी दिशा के बारे में भी कुछ ऐसा ही है क्या? जी हाँ, पश्चिम दिशा लाभ और मुनाफे की है। यहाँ W3 और W4 प्रवेश द्वार समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। लेकिन वहीं W1 और W2 करियर में अस्थिरता और आर्थिक नुकसान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबक ये है
कि जब भी घर के प्रवेश द्वार की बात हो तो जनरल दिशा से ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशन पर ध्यान देना जरूरी है। दरवाजा वो मुंह है जहां से घर सांस लेता है और ये तय करता है कि वो अंदर अमृत खींच रहा है या विष। ठीक है, तो हमने घर के जोन्स यानी नक्शे को समझ लिया और ऊर्जा के प्रवेश द्वार को भी। लेकिन घर के अंदर भी तो कुछ पावर सेंटर्स होते होंगे। गाइड में कुछ विशेष ऊर्जा क्षेत्रों या देवताओं का भी जिक्र है। चलिए ब्रह्मा स्थान से शुरू करते हैं। ये नाम बहुत सुना है। ब्रह्मस्थान घर का सबसे पवित्र और शक्तिशाली हिस्सा होता है। ये घर का केंद्र है। आयुर्वेद में इसकी तुलना हमारे पेट से की गई है। जैसे अगर हमारा पेट ठीक है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही अगर घर का ब्रह्मस्थान संतुलित और खाली हो तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ये वो जगह है जहां से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। तो यहाँ क्या नहीं होना चाहिए? स्रोतों के अनुसार यहाँ कोई भारी निर्माण जैसे दीवार या खंबा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर रसोई या शौचालय होना तो वास्तु का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। केंद्र में आग मतलब रसोई या निकासी मतलब शौचालय होने का मतलब है कि आप घर की ऊर्जा के स्रोत को ही दूषित कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य, खासकर पेट और दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मस्थान के अलावा और कौन से प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र हैं जिनका जिक्र गाइड में है? गाइड में 45 ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों का वर्णन है, लेकिन हम कुछ प्रमुख उदाहरणों पर बात करते हैं ताकि सबको इसका अंदाजा लग सके। जैसे उत्तर दिशा में भूधर नाम की एक ऊर्जा है। इसे मैनिफेस्टर कह सकते हैं। ये अवसरों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। अगर यह क्षेत्र असंतुलित हो, मान लीजिए यहाँ टॉयलेट है, तो व्यक्ति को मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई भी काम आखिरी मोड़ पर आकर बिगड़ जाएगा। इंटरव्यू कॉल्स आएंगी पर नौकरी नहीं लगेगी। मतलब ये ऑलमोस्ट देयर वाली सिचुएशन बना देता है। बहुत निराशाजनक होगा ये तो। बिल्कुल। इसी तरह पूर्व दिशा में अर्यमा नाम की ऊर्जा है। अर्यमा को आप अपना कॉस्मिक कनेक्टर या सोशल वाईफाई समझ सकते हैं। ये हमें दुनिया से, लोगों से और समाज से जोड़ता है। पुराने जमाने में विवाह के मंत्रों में भी अर्यमा का आह्वान होता था ताकि दो परिवार जुड़ सके। अगर इस जगह पर कोई दोष हो तो व्यक्ति समाज से कट जाता है, उसे मददगार लोग नहीं मिलते, वो अकेला महसूस करता है। ये तो नेटवर्किंग और सामाजिक जीवन की नींव हो गई। और दक्षिण और पश्चिम में? दक्षिण में विवस्वान है। ये परिवर्तन और गति के नियंत्रक हैं। ये वो ऊर्जा है जो आपको किसी भी काम को शुरू करने और उसे पूरा करने का जोश और ड्राइव देती है। अगर ये क्षेत्र कमजोर हो तो इंसान हर काम को टालता रहता है, उसमें उत्साह की कमी होती है, जीवन ठहरावा सा लगता है। और पश्चिम? पश्चिम में मित्र नाम की ऊर्जा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सहयोग, समझौते और प्रेरणा से जुड़ी है। ये हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। अगर ये जोन असंतुलित हो तो व्यक्ति को अपने काम में किसी का सहयोग नहीं मिलता, पार्टनरशिप टूट जाती हैं और मोटिवेशन की भारी कमी महसूस होती है। ये तो अद्भुत है। मतलब घर का हर हिस्सा एक जीवित देवता या ऊर्जा की तरह है जिसका अपना एक व्यक्तित्व और काम है। गाइड में क्या इनके समाधान भी बताए गए हैं? जैसे भूधर की समस्या के लिए क्या करें? हाँ, हर समस्या के समाधान भी दिए गए हैं जो अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं। जैसे भूधर की समस्या के लिए गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु की तस्वीर लगाने की सलाह दी गई है। इसके पीछे का प्रतीक यह है कि विष्णु अवसरों को थामने वाले हैं और गरुड़ उन्हें गति देते हैं। ये उपाय बिना किसी तोड़फोड़ के ऊर्जा को संतुलित करने के तरीके हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है। वास्तुशास्त्र सिर्फ दिशाओं का या चीजों को यहां से वहां रखने का नाम नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी समग्र प्रणाली है जहां घर का हर हिस्सा, चाहे वो दरवाजा हो, केंद्र हो या कोई छोटा सा कोना, हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू पर सीधा असर डाल रहा है। बिल्कुल। इस पूरे ज्ञान का सार एक ही लाइन में है। एक संतुलित और ऊर्जावान घर एक संतुलित और ऊर्जावान जीवन की नींव रखता है। हमने देखा कि कैसे कैश फ्लो से लेकर मानसिक शांति तक और सामाजिक रिश्तों से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक हर चीज हमारे घर की ऊर्जा से जुड़ी हो सकती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई प्रणाली है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार रहा है। श्रोत में जय यानी विजय दिलाने वाली ऊर्जा या रुद्र यानी जीवन के प्रवाह को दिशा देने वाली ऊर्जा, जैसे और भी कई सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों का जिक्र है। ये सब इस तरफ इशारा करता है कि हमारा घर सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक जीवंत नक्शा है।
ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जिस जगह को हम सिर्फ अपनी पनाहगाह समझते हैं, वो असल में हमारे जीवन के सफर में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार हो सकता है।